हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइज़र। दोस्तों, आज हम आप लोगों के साथ में डिस्कस करेंगे कि वोवन फैब्रिक में किस-किस तरीके के डिफेक्ट होते हैं और वो किस-किस रीज़न से आते हैं और उनकी रेमेडी क्या होती है दोस्तों। कि इसके पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूँ, मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में लगा हुआ बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे। दोस्तों, जो सब्जेक्ट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो थोड़ा-सा बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत सारे फैब्रिक डिफेक्ट होते हैं। तो क्या होगा कि यदि हम सारे फैब्रिक डिफेक्ट्स को एक ही वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आप सभी लोगों को कुछ भी समझ में भी नहीं आएगा सही तरीके से। इसलिए हमने ये फैब्रिक डिफेक्ट्स के टॉपिक को अलग-अलग पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, अलग-अलग वीडियो में बताते जाएँगे दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि फैब्रिक डिफेक्ट क्या होता है। तो फैब्रिक डिफेक्ट की जो नॉर्मल डेफिनेशन होती है, तो वो होती है एनी एरिया ऑफ द फैब्रिक सरफेस व्हिच डज नॉट अपीयर इन द फॉर्म ऑफ रिपीटेड पैटर्न इज टर्म्ड एज फैब्रिक डिफेक्ट। कहने का मतलब ये है कि आपके कपड़े में एक ऐसा एरिया या ऐसा पर्टिकुलर एरिया, वहाँ पे कुछ चीज़ें रिपीटेड पैटर्न में नहीं दिख रही हैं, तो उसको हम बोलते हैं फैब्रिक डिफेक्ट। तो दोस्तों, फैब्रिक डिफेक्ट कई प्रकार के होते हैं। तो मेनली फैब्रिक डिफेक्ट मैं बताता हूँ आपको। एक तो होते हैं जो फैब्रिक डिफेक्ट ड्यू टू बार्क, और फैब्रिक डिफेक्ट ड्यू टू वेफ्ट, और फैब्रिक डिफेक्ट ड्यू टू यार्न, और फैब्रिक डिफेक्ट ड्यू टू अदर रीजन्स। तो दोस्तों, आज हम जो डिस्कशन शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले हम जो डिस्कशन में बताएंगे आपको, वो बताएंगे हम बार्क के कारण जो भी फैब्रिक डिफेक्ट कपड़े में आते हैं, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। मतलब फैब्रिक डिफेक्ट्स ड्यू टू बार्क यार्न। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि फैब्रिक डिफेक्ट्स बहुत सारे प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला फैब्रिक डिफेक्ट्स जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो होता है बार्क फ्लोट्स इन द फैब्रिक। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बार्क फ्लोट होता क्या है। कहने का मतलब बिल्कुल सीधा सा है कि बार्क का धागा यदि कपड़े में कहीं पे वीविंग होने से रह गया है, तो उस डिफेक्ट को हम बोलते हैं बार्क फ्लोट। तो दोस्तों, क्या होता है, ये बहुत ही कॉमन फैब्रिक डिफेक्ट होता है। और ये क्या हो सकता है कि एक तो कहीं कहीं पर तो सिंगल धागे का ही बार्क फ्लोट आता है, कहीं कहीं पर बहुत सारे धागे एक साथ फ्लोट करने लगते हैं बार्क के। और ये जो बार्क फ्लोट्स होता है, कभी कभी क्या होता है, एक पिक के लिए भी कई सारे धागे फ्लोट कर सकते हैं, और कभी कभी कई सारे पिक के लिए भी कई सारे धागे फ्लोट कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है कि ये डिफेक्ट जब बहुत सीरियस हो जाता है, जब इस डिफेक्ट की फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ जाती है कपड़े में, तो दोस्तों देखिए कैसा दिखने में कैसा दिखता है। ये जो बार्क फ्लोट्स होते हैं वो किस तरीके से दिखते हैं दोस्तों, यहाँ हमने ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखाया हुआ है। और ये जो हमने सर्कल से घेरा बनाया हुआ है यहाँ पे, कि इसके अंदर बार्क फ्लोट्स है। दोस्तों देखिए कहाँ पे बार्क फ्लोट्स है। देखिए दोस्तों, ये कपड़ा है आपका वन अप और वन डाउन, यानी कि प्लेन फैब्रिक है, तो इसमें हर धागे को एक अप एक डाउन के लिए चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, ये धागा देखिए आप, ये धागा देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या हुआ है, इसके लिए भी अप हो गया, इसके लिए भी हो गया, इसके लिए भी अप हो गया। मतलब ये वीव नहीं हुआ। यहाँ पे इसको वीव होना था, यहाँ डाउन जाना था, वो नहीं गया। वो रीजन कोई भी हो सकता है, रीजन भी हम नीचे डिस्कस करेंगे, और रीजन डिस्कस करेंगे उसकी रेमेडी भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इसके बाद देखिए ये वाला धागा देखिए यहाँ पे, ये देखिए 1 2 3, यहाँ पे ये इसके लिए भी अप हो गया, इसके लिए भी, इसके लिए अप हो गया, यहाँ पे भी फ्लोट कर गया। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ के लिए भी फ्लोट कर गया, यहाँ पे भी दोस्तों ये फ्लोट कर गया धागा, यहाँ पे भी फ्लोट कर गया। तो ये जो डिफेक्ट होता है, ये बोला जाता है बार्क फ्लोट्स। दोस्तों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यदि इस डिफेक्ट की फ्रीक्वेंसी या बार्क फ्लोट्स की फ्रीक्वेंसी आपके कपड़े में ज़्यादा है, यानी कि ये बार बार आ रहे हैं, तो आपके लिए बहुत सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है दोस्तों। तो क्या होता है कि ये जो बार्क फ्लोट्स होते हैं, इनके बहुत सारे रीजन होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बेसिक रीजन बताता हूँ कि बार्क फ्लोट्स कैसे क्रिएट होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब कपड़े की वीविंग होती है, तो धागे अप एंड डाउन होते हैं। बार्क के कुछ धागे अप चले जाते हैं, कुछ डाउन चले जाते हैं।
तो वो सेट फॉर्मेशन होती है और उसके बाद में वेफ्ट इंसर्शन होता है। उसके बाद में फिर कुछ धागे जो डाउन थे वो अप हो जाते हैं और जो अप थे वो डाउन हो जाते हैं दोस्तों। लेकिन जब बार फ्लोट होता है तो जो धागे अप जाने चाहिए थे वो पूरे अप नहीं जा पाते हैं, और जो वेफ्ट का धागा होता है वो जो धागे कम उठे उनके ऊपर से ही वो पास हो जाता है। इस तरीके से आपका बार फ्लोट क्रिएट हो जाता है दोस्तों। तो बार फ्लोट के मेन रीजन होते हैं, सबसे पहला होता है दोस्तों, सबसे पहला होता है बार टेंशन। दोस्तों बार टेंशन क्या होता है कि जब आपकी वीविंग हो रही होती है तो बार टेंशन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। यदि आपने या किसी टेक्नीशियन ने प्रॉपर बार टेंशन सेलेक्ट नहीं किया है या उसने इस डर के वजह से बार टेंशन कम रखा है कि हमारा बार ब्रेकेज कम आवे, तो उसमें क्या होता है कि आपके बार फ्लोट्स होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं दोस्तों। क्या होता है कि आपको चाहिए टेंशन कुछ ज्यादा जिससे कि आपके बार फ्लोट ना आए, और आपने रख दिया कम तो वो धागा जो आपका रेज हो रहा है वो प्रॉपरली रेज नहीं होगा। जितनी हाइट तक वो जाना चाहिए था उस हाइट तक ना जाके उससे कम हाइट तक जाएगा, तो उसमें क्या होगा, वेफ्ट का धागा उस धागे के ऊपर से पास हो जाएगा और आपका जो एंड्स है जो आपके कपड़े के साथ में वीव होना चाहिए था वो अनबाउंड रह जाएगा और इस तरीके से बार फ्लोट क्रिएट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि लूम के ऊपर बार टेंशन को इस तरीके से आपको सेट करना है, इतना बार टेंशन अप्लाई करना है कि आपके कपड़े में बार फ्लोट्स की प्रॉब्लम अपीयर ना हो। दोस्तों अब आता है दूसरा रीजन, आता है क्वालिटी ऑफ द बार बीम। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ये जो बार फ्लोट होता है इसमें क्या होता है हमेशा कि अगर कहीं पर टेंशन कम रह गया दोस्तों तो वहां पे बार फ्लोट क्रिएट होने के चांस होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि यदि आपकी जो वीवर्स बीम है उसमें क्या होता है दोस्तों, जब साइडिंग के ऊपर या सेक्शनल वार्पिंग के ऊपर क्या होता है कि जो साइड के धागे होते हैं और जो मिडिल के धागे होते हैं उन दोनों के बीच में कभी कभी क्या होता है कि टेंशन डिफरेंस हो जाता है। टेंशन डिफरेंस मतलब होता है वार्पिंग बीम बाइंडिंग डेंसिटी का वेरिएशन आ जाता है, सेंटर में कुछ हो जाती है और सेल्वेज पे कुछ हो जाती है। तो यदि सेंटर में आपकी वाइंडिंग डेंसिटी ठीक है और दोनों साइडों पे क्या है या सेल्वेज के ऊपर जो बीम बाइंडिंग डेंसिटी है वो कम है, तो उसमें क्या होगा, जब आप बार टेंशन अप्लाई करेंगे लूम के ऊपर टेंशन देंगे तो आप तो जो टेंशन देंगे वो पूरे बीम के ऊपर या पूरे एंड्स के ऊपर इक्वल जाएगा, लेकिन चूंकि आपके जो सेल्वेज साइड पे बीम है उसमें जो बाइंडिंग डेंसिटी कम है उसके वजह से आपके वो धागे क्या होगा स्लैक होने लगेंगे या ढीले होने लगेंगे, तो उससे अब आपको प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगी दोस्तों। उसमें क्या होगा कि जब हील्ड वायर उठेगा तो वो धागा साइड वाला वो पूरा नहीं उठेगा, और पूरा नहीं उठेगा तो कभी भी चांस होगा आपका कि वो वेफ्ट का धागा बाद के धागे से ऊपर से गुजर जाएगा और फ्लोट क्रिएट हो जाएगा, बार फ्लोट क्रिएट हो जाएगा दोस्तों। तो ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम होती है दोस्तों। और एक चीज और देखी गई है दोस्तों, देखी क्या गई है, ये प्रैक्टिकली है बिल्कुल करेक्ट है कि जो भी बार फ्लोट्स आते हैं वो हमेशा दोनों सेल्वेज की साइड ही आते हैं, मतलब 6 इंच 8 इंच या 10 इंच राइट हैंड सेल्वेज की तरफ और 6 7 8 10 इंच लेफ्ट हैंड सेल्वेज की तरफ ही मोस्टली आते हैं और फ्रिक्वेंटली आते हैं। तो उनको आपको कंट्रोल करने के लिए हमेशा बीम की क्वालिटी को सही रखना पड़ेगा दोस्तों। आपको हमेशा बीम की क्वालिटी पे बात रखनी पड़ेगी जिससे कि आपके दोनों सिरों पे बीम के सिरों पे जो वाइंडिंग डेंसिटी है और मिडिल की जो वाइंडिंग डेंसिटी है वो इक्वल आए। उससे आपका जो बीम टेंशन जब अप्लाई करेंगे तो पूरे बार एंड्स के ऊपर इक्वल टेंशन अप्लाई होगा और फ्लोट्स नहीं आएंगे बार के। दोस्तों अब आती है यार्न क्वालिटी। यार्न क्वालिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यार्न क्वालिटी डायरेक्टली जो बार फ्लोट है या ये यूं कहें कि यार्न क्वालिटी डायरेक्टली फैब्रिक क्वालिटी से जुड़ी हुई होती है। दोस्तों अगर आपके धागे में बड़े नॉट आ रहे हैं, बिग नॉट आ रहे हैं, तो क्या होगा, जब वो धागा हील्ड वायर से पास होगा या आपका लीड से पास होगा तो वहां पे बिल्कुल सी क्लियर सी बात है कि वो धागा में जो बिग नॉट है वो एडजेसेंट एंड को अप एंड डाउन होने से प्रिवेंट करेगी, उसके मूवमेंट में अवरोध पैदा करेगी। हो सकता है कि वो धागा ऊपर ना उठ पाए। अब अगर ऊपर धागा नहीं उठ पाया तो क्या होगा
कि वो फ्लोट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमेशा हमें देखना चाहिए कि आपके धागे में बिग नॉट्स तो नहीं है। आपको बिग नॉट्स के धागे को एक्सेप्ट नहीं करना है, और अगर आपके धागे में बिग नॉट आ रही है तो आपको तुरंत कंप्लेंट करनी है कि मेरे धागे में बिग नॉट आ रही है, और ये इट मे बी रीजन ऑफ बार्क फ्लोट्स इन द फैब्रिक। तो आपको बहुत ध्यान रखना है दोस्तों। अब एक चीज आती है यार्न क्लीनलीनेस। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जब आपका धागा स्पिनिंग में बन रहा होता है और आपके स्पिनिंग डिपार्टमेंट में जो फाइबर्स हैं वो फ्लाई कर रहे होते हैं डिपार्टमेंट में, अगर मान लीजिए फ्लाई कर रहे हैं और धागे की स्पिनिंग भी हो रही है, तो वो धागे आपके, सपोज करिए वो धागा धागे के कांटेक्ट में जो स्पिन हो रहा है उसमें आ जाता है, तो उससे क्या होगा कि वो धागा के साथ में फाइबर आ जाता है कांटेक्ट में, तो वो फाइबर जो फ्लाई कर रहा था वो धागे के साथ में स्पन हो जाएगा। अब वो स्पन होके आपके जो बॉबिन है, रिंग बॉबिन, उसमें चला गया और उससे भी पास होके आपका चला गया यार्न पैकेज में। अब यार्न पैकेज से कहाँ पे जाएगा, वो वार्पिंग हो गई, वार्पिंग के बाद में बीम बन गया, और बीम के बाद में फिर क्या होगा कि आपका लूम पे चला गया। जब लूम पे जाता है तो उसमें जब वो हील वायर से पास होता है तो जो आपका जो फ्लाई वाला जो फ्लफ है या फ्लाई है जो धागे के साथ में स्पन हो गई है, वो हील वायर से पास हो गई। अब वो चूंकि उसकी जो ग्रिप है तो फ्लाई की वो पूरी नहीं है, मतलब बहुत हल्की ग्रिप होती है। अब वो जब रीड पे आती है तो रीड उसको पास नहीं होने देती। जब रीड उसको पास नहीं होने देती है तो क्या होता है, वो जो फ्लाई होती है वो रीड के पीछे धागे के ऊपर वो एक्यूमुलेट होने लगती है और धीरे धीरे करके बॉल बन जाती है। जो बॉल बन जाती है तो बॉल फॉर्मेशन हो गया। अब बॉल फॉर्मेशन होने से वो क्या होगा, अपने आजू बाजू के धागे को, दोनों साइड के धागे को अप होने से या उठने से वो प्रिवेंट करेगी, अवरोध पैदा करेगी। तो अब अवरोध पैदा करेगी तो कभी तो वो धागा पार हो जाएगा, उठ जाएगा, और कभी बहुत बार ऐसा भी होगा कि वो धागा उठे ही ना। जब वो उठेगा नहीं तो आपके कपड़े में तुरंत के तुरंत बार्क फ्लोट क्रिएट होने लगेंगे। तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप धागा खरीदते हैं तो आपका धागा बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए, उसमें कोई फॉरेन जो फ्लफ होती है या और तरीके की जो फ्लाइंग फाइबर वगैरह जो होते हैं अगर आपके धागे में हैं तो इस तरीके के धागे को यूज करने से अवॉइड करना चाहिए दोस्तों। अब आता है साइज परसेंटेज। साइज परसेंटेज का मतलब है दोस्तों, जो आप बीम यूज कर रहे हो, वीवर्स बीम यूज कर रहे हो, उसमें माड़ी कितनी लगी हुई है, या साइज परसेंटेज क्या है, या जो साइजिंग लिखकर है उसका पिकअप कितना है। दोस्तों क्या होता है कि यदि आपकी साइजिंग पुअर है, पुअर इन द सेंस अगर आपकी वीवर्स बीम में जो साइजिंग का पिकअप है जो लेस देन रिक्वायर्ड है या लेस देन एनफ है, तो क्या होगा, वो जो धागा है हील वायर से पास होगा, हील वायर से पास होगा तब भी उसमें अप एंड डाउन मूवमेंट होगा, तो उसमें क्या होगा, एडजेसेंट एंड होंगे वो एक दूसरे से एब्रेशन करेंगे, और एब्रेशन से क्या होगा, वो धागा रगड़ेगा और वहां पे हेरीनेस क्रिएट होगी दोस्तों। और एक चीज और होती है दोस्तों कि जब वो रीड पे जाएगा तब रीड से भी एब्रेशन होगी। जब रीड से एब्रेशन होती है तो क्या होता है कि उसमें धागे से जो फाइबर होते हैं वो निकलने लगते हैं, मतलब फाइबर फ्रेइंग होने लगती है। तो जब फाइबर फ्रेइंग होगी तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपको। उसमें क्या प्रॉब्लम होगी कि फाइबर फ्रेम होके वो धागे पीछे, रीड के पीछे धागे के ऊपर बॉल फॉर्मेशन होगा, और बॉल फॉर्मेशन होके वो धागे को अप एंड डाउन का जो मूवमेंट होता है उसको प्रिवेंट करेगा और फ्लोट क्रिएट होंगे दोस्तों। और धागे का ब्रेकेज भी हो सकता है, तो बहुत केयरफुल रहना पड़ता है आपको साइजिंग करते हुए भी। रिक्वायर्ड एनफ पिकअप होना चाहिए दोस्तों। और एक चीज और होती है दोस्तों, जो हैरीनेस ऑफ द यार्न, ये तो बहुत सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपके धागे में जितनी ज्यादा हैरीनेस होगी उतने ही आपके कपड़े में जो बार्क फ्लोट हैं उनके आने का चांस बहुत ज्यादा होगा। दोस्तों हैरीनेस कैसे इम्पैक्ट करती है बार्क फ्लोट्स के फ्रीक्वेंसी को? क्या होता है दोस्तों, जो हैरीनेस होती है तो जब आपकी वीविंग चालू होती है तो धागा हील वायर में पास होता है और आपके रीड के डेंट वायर से पास होता है या डेंट से पास होता है। तो दोस्तों इसमें यहाँ पे क्या होता है कि हील वायर के पीछे जब ये धागा अप एंड डाउन मूवमेंट करता है एक दूसरे से हो रहा है एब्रेशन। एब्रेशन होने से क्या होता है कि जो प्रोट्रूडिंग एंड हैं या जो हैरीनेस से जो बाहर निकले हुए फाइबर होते हैं वो एक दूसरे से फ्यूज हो जाते हैं। अब ये फ्यूज हो गए, जब ये फ्यूज हो जाएंगे, फ्यूज हो गए मतलब चिपक गए, जुड़ गए एक दूसरे से। हील वायर के पीछे दो धागे एक हो गए।
अब वो एक हो गए। अब जब हील्ड वायर पर जाएगा तो एक धागा ऊपर उठ रहा है, एक नीचे गिर रहा है, तो अब फ्यूज होने की वजह से उनको अप एंड डाउन का जो मूवमेंट है वो करने में दिक्कत होगी, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि दो धागा एक टूट जाएगा आपका। एक धागा टूट गया, अब टूट तो गया उधर, और चूंकि वो धागे पहले से ही फ्यूज हो चुके हैं, इसलिए जो टूटा हुआ धागा है वो उसकी ड्रॉप पिन नहीं गिरेगी, और ड्रॉप पिन ना गिरने से आपकी वार्प स्टॉप मोशन फेल्योर हो जाएगी और आपकी मशीन चलती रहेगी कंटिन्यू। और क्या होगा उससे, आपका जो जो टूटा हुआ एंड है वो फ्लोट बनाने लगेगा, दूसरे धागे की मूवमेंट को इंटरप्ट करेगा, और वहां पे बहुत बड़ा भी फ्लोट बन सकता है, और कई पिक का भी बन सकता है दोस्तों। तो आपके धागे में हेरीनेस बहुत कम होनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड होनी चाहिए, जिससे कि आपको वीविंग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और आपके कपड़े में वार्प फ्लोट्स ना आए। अब दोस्तों और रीजन क्या होते हैं, तो और रीजन होता है लूम सेटिंग। दोस्तों लूम सेटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। अब लूम सेटिंग में क्या होता है दोस्तों कि जो आपके हील शाफ्ट होते हैं तो उनकी जो हाइट होती है वो बिल्कुल प्रॉपर रखनी चाहिए, जितना कि इंस्ट्रक्शन मैनुअल में, लूम इंस्ट्रक्शन मैनुअल में मशीन मैन्युफैक्चरर ने रिकमेंड किया हो उतनी हाइट आपको रखना चाहिए दोस्तों। दूसरी होती है सेट क्रॉसिंग टाइमिंग। दोस्तों सेट क्रॉसिंग टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो जितनी आपकी सेटिंग मैनुअल में रिकमेंडेड है उतनी रखनी चाहिए। अगर उसके बाद में भी आते हैं फ्लोट दोस्तों, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको जो सेट क्रॉसिंग टाइमिंग को स्लाइटली अर्ली कर देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि अगर टाइमिंग आपकी लेट होती है तो आपका सेट लेट खुलता है, और कभी कभी धागे थोड़े बहुत स्लैप हो रहे या हल्के चिपक रहे हैं, तो जब तक वो खुल नहीं पाते हैं तब तक या तो वेब का इंसर्शन हो जाता है, रेपियर का हो या प्रोजेक्टाइल का हो या और किसी का भी हो सकता है। तो इसमें अगर आप अर्ली कर देंगे तो सेट जल्दी खुल जाएगा और फ्लोट आने के चांसेस घट जाएंगे दोस्तों। और एक चीज होती है दोस्तों, ड्रॉप पिन स्टैंड और जो लास्ट हील शाफ्ट होता है, मतलब पीछे से पहला और ड्रॉप पिन स्टैंड के जो बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको एज मिनिमम एज पॉसिबल रखना चाहिए। उससे क्या होता है, जितना आप उसको ड्रॉप पिन स्टैंड के पास रखेंगे दोस्तों, आप ड्रॉप पिन स्टैंड को जितना हीट शाफ्ट के पास रखेंगे तो उससे क्या होगा दोस्तों कि आपका जो धागे के फ्यूज होने का चांस होगा वो कम हो जाता है दोस्तों। तो ड्रॉप पिन बहुत जल्दी गिर जाती है, फ्यूज होने के पहले ही गिर जाती है, इससे आपको मशीन बंद हो जाएगी, तो आपका फ्लोट आने का चांस खत्म हो जाएगा दोस्तों। एक होता है आपका लूम डिपार्टमेंट का इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मतलब कितना आपका डिपार्टमेंट क्लीन है। आपका जो लूम डिपार्टमेंट है उसका जो इन्वायरमेंट होता है बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, उसमें फ्लाई नहीं उड़ रही हो, आपको मशीन की जो सफाई है वो बिल्कुल सही तरीके से करनी चाहिए, बिल्कुल क्लीन रखना चाहिए, और हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि कहीं पे जो फ्लाई है वो धागे के ऊपर ना गिरे दोस्तों। इसके लिए एक काम और करते हैं हम यहाँ पे कि जो हमारा बार्ब बीम होता है दोस्तों उसके ऊपर हम एक बार्ब गार्ड लगा देते हैं। तो बार्ब गार्ड लगाने से क्या होता है कि जो फ्लाई, जो लूम की फ्लाई गिरती है वो आपके बीम के ऊपर नहीं गिरती है, वो बहुत हेल्प करती है कि आपके धागे के ऊपर जो लूम की फ्लाई है वो नहीं गिरे और वो गंदा ना हो, उसके फ्यूज होने के चांस खत्म हो जाए, मतलब एक दूसरे से चिपकने के या एक दूसरे में मिक्स होने के चांस खत्म हो जाए, तो इससे कि आपके कपड़े में फ्लोट ना आए दोस्तों। एक होता है कि लूम की सफाई। लूम की सफाई दोस्तों क्या कि अगर आप जितनी अच्छी लूम की सफाई करेंगे उतने ही फ्लोट आने के चांस घट जाते हैं। आपको ड्रॉप इन स्टैंड में ड्रॉप इन की सफाई अच्छी तरीके से करनी है, जिससे कि आपकी जो बार्ब स्टॉप मोशन है वो फेल्योर ना हो और उसमें कहीं पे फ्लाई ना आए, तो उससे आपके फ्लोट आने के चांसेस घट जाते हैं दोस्तों। एक चीज और होती है कि आपके डिपार्टमेंट में जो ह्यूमिडिफिकेशन लगा होता है उसमें रिटर्न एयर होती है, तो जो रिटर्न एयर होती है वो नीचे ट्रेंच के थ्रू रिटर्न जाती है, और वो दूसरा काम ये भी करती है कि आपके डिपार्टमेंट में जो भी फ्लाई उड़ रही होती है उसको अपनी ओर सक कर लेती है, और सक करके आपके ट्रेंच में ले जाती है। तो दोस्तों यदि आपकी जो ट्रेंच है रिटर्न एयर की उसमें जो फ्लफ का एक्युमुलेशन हो गया, बहुत डिपॉजिट हो गया, तो वहाँ आपको रेगुलर बेस पे अकॉर्डिंग टू शेड्यूल आपको वहाँ पे हमेशा ट्रेंच की सफाई करती रहनी है, जिससे कि आपकी जो फ्लाई है वो वहाँ पे जमा ना हो पाए, रिटर्न एयर प्रॉपर काम करती रहे, जिससे आपका क्या होगा कि डिपार्टमेंट में फ्लाई नहीं उड़ेगी, तो आपके बार फ्लोट आने के चांस घट जाएंगे। तो दोस्तों
मैं समझता हूँ कि जो मैंने आज आपको बताया है, तो मेरा वीडियो देख के बताइएगा कि कैसा लगा, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।